ठीक है जी। पोइट्री का काम सिर्फ एस्थेटिक्स प्रोवाइड करना है। पोइट्री का काम आपको जिंदगी लाइफ के जो मामलात हैं उनको डिस्कस करना नहीं है। पोइट्री का काम सिर्फ आपको एस्थेटिक प्लेयर देना है। पोइट्री का आर्ट का काम सिर्फ आर्ट आर्ट के थ्रू एस्थेटिक्स प्रोवाइड करना है, बल्कि ये काम नहीं है आर्ट का कि वो आपको जिंदगी के जो मसाइल है वो डिस्कस करता रहे। और ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो शायरी। ठीक है, तो रोमांटिक्स के अंदर अब आपने ये चीज देखनी है। अब रोमांटिक्स के अंदर आपको मेलंकोलिक टोन नजर आएगी, बड़ी अफसर्दगी की टोन नजर आएगी, ये खुश नजर नहीं आएंगे आप। ठीक है, तो उसकी वजह ये नहीं है कि ये नेचर से खुश नहीं है, नेचर में ये बहुत खुश है। उसकी वजह ये है कि ये उस जो क्लासिज्म और वो जो एक मैकेनिकल जो एक सिस्टम आर्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसकी वजह से या उसके अगेंस्ट जो है वो ये फिर मेलंकोलिक टोन के साथ बात करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी शायर हैं, इनकी जिंदगियों के अंदर उनकी बायोग्राफीज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फिल्म के अंदर काफ़ी जो इनकी लाइफ है वो काफ़ी पेचीदा जिंदगियां इनकी रही हैं, कोई इतनी सिंपल लाइफ से इन्होंने नहीं गुजारी। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लिरिकल बैलेट्स के बारे में। तो लिरिकल बैलेट्स जो है वो एक आप समझ लें कि मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोइट्री है। और मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोइट्री का मतलब ये है कि उसमें सारा रोमांटिसिज्म के बारे में बताया गया है, रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन से लेकर और पोइट्री तक की, पोइट्री की किस तरह से जाती है। और इसके अंदर पोएम्स भी इंक्लूडेड हैं। बोथ एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने मिलकर ये जो प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स लिखा, और लेटर ऑन फिर इसमें जो है मॉडिफिकेशंस करके वर्ड्सवर्थ ने इसको सिर्फ अपने नाम के साथ मंसूब कर लिया। और ये बड़े अच्छे दोनों दोस्त और थे। फिर इसी तरीके से जब जब ये शायरी इन्होंने शुरू की, ठीक है, पोएट्री इन्होंने करनी शुरू की, लिखनी शुरू की, एरा आपको पता है 1789 टू 1832। फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है रोमांटिक पोइट्स के ऊपर। अब आप ये सोचेंगे कि यार फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर तो इतना ब्लड शेड और वो चीजें थी, और रोमांटिक्स किस तरीके से उनसे इन्फ्लुएंस हुए। ठीक है, तो रोमांटिक्स उसमें इस तरीके से इन्फ्लुएंस हुए कि उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब रिबिलियन, ठीक है, रेबेल थे, रिबिलियस जो एटीट्यूड था वो फिर शायरों के अंदर भी हमें नजर आया, जो कि अगेंस्ट नियो क्लासिकल पीरियड था। ठीक है ना, तो जो अगेंस्ट नियो क्लासिकल एज या नियो क्लासिकल एरा, जो जो पोइट्री के अगेंस्ट जो एक रेबिलियन थी वो इन शोरा के अंदर मौजूद थी, पाई जाती थी। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर क्या था, चैलेंज किया जा रहा था एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज को। रोमांटिक पोइट्री ने भी उसी तरीके से चैलेंज किया। किस शायर ने चैलेंज किया? विलियम ब्लेक ने चैलेंज। उसने सिटी लाइफ को क्रिटिक किया, उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को क्रिटिक किया, उसने एलीट को क्रिटिक किया, उसने चर्च को क्रिटिक किया। ठीक है, उसने उस मजहब को क्रिटिक किया जो कि प्रीस्टहुड के जरिए जो अब अपनी प्योरिटी जो है वो खो चुका था। ठीक है ना, उसने उस मजहब की बात की जो कि जीसस क्राइस्ट का था। ठीक है, द लैम्प जैसी पॉइंट्स उसने लिखे, टाइगर जैसी पॉइंट्स के अंदर उसने बात की, चिमनी स्वीपर जैसी पॉइंट लिख के उसने बताया कि बच्चे चाइल्ड लेबर के ऊपर उसने बात की। ठीक है, तो रिबिलियन, एक रिबिलियस जो एटीट्यूड है वो इनके अंदर पाया जाता है, जिस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन में था। ठीक है, चैलेंज टू अथॉरिटी उसमें भी था, इनमें भी था। एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को ज्वाइन भी कर लिया था। ठीक है, जब वो थी वो स्टार्ट थी, बल्कि इसका जो है वो हम कह सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का तो इलिसिट एक अफेयर भी था फ्रांस में, उससे इसकी शायद एक एक बेटी भी थी इलिजिटिमेट, इसकी डॉटर भी एक हुई थी। तो शायरी के हवाले से जो है वो ये बातें हैं रोमांटिक एज के अंदर। और इन्हें लेक पोइट भी कहा जाता है। लेक लेक पोइट उन शायरों को कहते हैं जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये तीन शायर हैं जिसमें एस.टी. कॉलरिज है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, एंड एक और है सूदी। ठीक है, सूदी। ये तीन शायर हैं जो कि से बिलोंग करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बुक से रीड कर देता हूँ ताकि फिर आपको इसके कॉन्टेक्स्ट एंड कंडीशन समझ में आ जाए। लेटर ऑन रीडिंग आपने खुद इसकी करनी है। और जॉन कीट्स के बारे में आपने तो पहले पढ़ा होगा, एस.टी. कॉलरिज इन सिलेबस, बट अनफॉर्चुनेटली आप सिलेबस में इसको स्किप किया हुआ। तो आपने एस.टी. कॉलरिज को भी पढ़ना है, विलियम वर्ड्सवर्थ को भी पढ़ना है, पी.बी. शेली एंड लॉर्ड बैरन। ठीक है, ये मेन जो नाम है इनके, इनके बारे में आप पढ़ेंगे जरूर। कोर्स विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, इसको भी।
प्रिल्यूड एक पोइम है जी विलियम वर्ड्सवर्थ की, जिसकी वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ जो है अ, वो फेमस हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से लोग इसे जानते हैं, और लेटर ऑन फिर ये पोइट लॉरियट भी बना। तो उसकी कोटेशन है जी, ब्लिस वाज इट इन दैट dawn to be alive, ठीक है। The dates of the romantic period of the literature are not precise, and the term romantic is itself not widely used until after the period in question. Conventionally, the period begins in 1798, which saw the publication by Wordsworth and Coleridge of their lyrical ballads, and ends in 1832, a year which saw the death of Sir Walter Scott and the enactment by Parliament of the first Reform Bill. This year linked literary and political events. The Romantic period was an era in which a literary revolution took place alongside social and economic revolution. इकोनॉमिक रेवोल्यूशन भी था, सोशल रेवोल्यूशन भी था, लेकिन लिटरेरी रेवोल्यूशन भी आ गया जो कि रोमांटिक पोइट्री के अंदर आया। In some historians of English of literature, the Romantic period is called the Age of Revolution. कुछ इसे Age of Revolution भी समझते हैं। The period was one of the change in the nation was transformed from an agricultural country to an industrial one. The laws of a free market developed by the economist Adam Smith in his book Wealth of Nation. ये जी एक आपने अगर कहीं इकोनॉमिक्स कभी गलती से पढ़ी हो तो उसके अंदर एडम स्मिथ की आपने बड़ी तारीफें पढ़ी होंगी कि उसने इकोनॉमिक्स की ये तारीफ की, लेकिन उसका जो आप समझ लें कि मेन फोकस जो था वो फ्री मार्केट इकोनॉमी पे था, ठीक है, जिसके पास जितना पैसा इन्वेस्ट करो अमीर हो जाए, दैट्स इट। Dominated people's lives. At the same time, the shift in the balance of power took place. Power and wealth were gradually transferred from the land holding aristocracy to the large scale employees of the modern industrial communities. An old population of a rural farm laborers becomes a new class of urban industrial laborers. This new class came to be called the working class. These workers were constructed in cities, and that the new power of an increasingly large and restive mass began to make itself felt. So the Industrial Revolution created social change, unrest, and even truly turbulence. Deep-rooted traditions were rapidly overturned. With a short period of time, the whole landscape of the country changed. The countryside, the open fields of the communally worked farms were enclosed. The employer movement improved efficiency.